गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में और हमने कहा था माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट हमने देखा था और ये कहा था कि माइकलसन मोर्ले ने एक ईथर माध्यम की उपस्थिति मानी थी, प्रकाश की तरंगों के संचरण के लिए ईथर माध्यम की उपस्थिति मानी थी, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। पूरे एक्सपेरिमेंट का हमने डेरिवेशन देखा था और लास्ट में ये कहा था कि वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद में हमने लॉरेंट्ज रूपांतरण देखे थे और आज हम अपना नया टॉपिक देखेंगे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लंबाई में संकुचन। लंबाई में संकुचन जिसे आप कह सकते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, जो माइकलसन मोर्ले के एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट्स आए थे, उन नेगेटिव रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने मत दिए। तो उनमें से एक था लॉरेंट्ज ने ये मत दिया कि जब कोई वस्तु प्रकाश के समतुल्य वेग से गति करती है तो गति की दिशा में उसकी लंबाई में संकुचन हो जाता है, लंबाई में कमी आ जाती है। उसे कहा गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लंबाई में संकुचन। तो अब हम देखेंगे इसका डेरिवेशन है छोटा सा कि कितना संकुचन होता है लंबाई में। तो मान लीजिए एक निर्देश तंत्र है, ये एक निर्देश तंत्र है जिसे हमने S नाम दिया और ये निर्देश तंत्र स्थिर है, ये गति नहीं कर रहा है और इसमें हमने एक छड़ ली। इस छड़ की लंबाई, अभी हमने ये एक छड़ ली है और ये छड़ जो है v वेग से x दिशा में गति कर रही है। ये x ले लिया, ये y ले लिया, ये z ले लिया, ये x दिशा में गति कर रही है v वेग के साथ में। तो इसकी जो पोजीशंस हैं वो क्या होगी, x1 इसे ले लीजिए और x2 इसे ले लीजिए। अब हम एक दूसरा निर्देश तंत्र लेते हैं, इसी के समांतर एक दूसरा निर्देश तंत्र लेते हैं S डैश निर्देश तंत्र है ये। उसमें अगर इस छड़ की लंबाई को देखा जाए, अभी ये छड़ क्या है, v वेग के साथ गति कर रही है और ये निर्देश तंत्र भी हमने कैसा माना कि v वेग के साथ x दिशा में ही गति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि v वेग के साथ में ही ये छड़ भी गति कर रही है और v वेग के साथ में ही ये निर्देश तंत्र भी गति कर रहा है, यानी कि इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ये छड़ आपको स्थिर दिखाई देगी। इसीलिए इसे उपयुक्त या प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, उपयुक्त निर्देश तंत्र आप इसे कह देंगे, क्योंकि इस निर्देश तंत्र के रिस्पेक्ट में ये छड़ आपको स्थिर दिखाई देगी और स्थिर दिखाई देगी तो उसकी वास्तविक लंबाई, प्रॉपर लेंथ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो दो पोजीशन है इसकी, x1 डैश और ये हो जाएगी x2 डैश। तो x2 डैश माइनस x1 डैश ये इसकी प्रॉपर लेंथ होगी और प्रॉपर लेंथ को हम L नोट से डिनोट कर देंगे। और यहाँ पर जो इसकी लेंथ होगी, यहाँ पर देखिए ये स्थिर निर्देश तंत्र है लेकिन यहाँ पर छड़ गति कर रही है, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होना चाहिए। तो x2 माइनस x1 इसे हम लिख देते हैं L। ये क्या है, हमारी संकुचित लेंथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसको स्थिर नहीं दिखती है, ये गतिशील दिखती है और गति भी कितनी है इसकी, लगभग प्रकाश के वेग के साथ में ये गति कर रही है। अब देखते हैं L और L नॉट में क्या रिलेशन हमें मिलता है। तो देखिए, हमने लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण पढ़ा था और उसमें हमने कहा था कि x2 डैश और x2 को कैसे रिलेट कर सकते हैं आप। x2 डैश को आप लिख सकते हैं x2 माइनस VT अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप x2 को। इसी तरह से आप x1 डैश को भी लिखेंगे तो x1 डैश को आप क्या लिख देंगे, x1 माइनस VT अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाय c square. This is equation 1, this is 2. Let's say.
नाउ हमें क्या करना है, L और L नॉट में रिलेशन पता करना है। तो x2 डैश माइनस x1 डैश अगर मैं करूँ, इसे क्या लिखा जा सकता है, L नॉट लिखा जा सकता है। ये किसके बराबर होगा, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना है। तो देखिए जो जो कॉमन आ रहा है उसे मैं बाहर ले जाती हूँ। तो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया है, x2 माइनस वी टी ये वाला, और ये नीचे वाला आ जाएगा माइनस x1, और ये माइनस एंड माइनस प्लस वी टी हो जाएगा। यहाँ ये कैंसिल हो गया तो आपके पास L नॉट बराबर क्या आ गया, x2 माइनस x1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और इसे क्या लिख सकते हैं आप, L लिख सकते हैं, L अपॉन 1 माइनस √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू L नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यही होती है संकुचित लंबाई। संकुचित लंबाई, क्यों आपने इसे संकुचित लंबाई कहा, अगर आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये संकुचित लंबाई ही है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि गति की दिशा में लंबाई में परिवर्तन होता है। अब वो लंबाई में परिवर्तन संकुचन होता है या उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, ये आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि देखिए जो v है, v क्या है, लगभग c के तुल्य है, और ये 1 में से माइनस हो रहा है। ये क्वांटिटी जो है 1 में से माइनस हो रही है, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी क्या है, लेस देन 1 है। और जब ये लेस देन 1 है और इसका भी अंडर रूट हो गया तो ये 1 से और भी कम है, यानी कि L नॉट से मल्टीप्लाई होने के बाद में L जो है L नॉट से कम ही मिलेगी। इसीलिए हमने इसको कहा कि ये संकुचित लंबाई है। तो ये दिया लॉरेंट्ज ने अपना कॉन्सेप्ट संकुचित लंबाई का। इसके बाद हम देखते हैं टाइम डायलेशन का या काल वृद्धि जिसे आप कह सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, माइकलसन मोर्ले के एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिस तरह से लॉरेंट्ज ने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला दिया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, उसी तरह से आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी माइकलसन मोर्ले के एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो समय है वो निरपेक्ष राशि नहीं है। आप जब अलग अलग निर्देश तंत्रों में जाते हैं तो अलग अलग निर्देश तंत्र में समय भी परिवर्तित होता है, जबकि आप प्रकाश के वेग को एक अचर राशि माने, ये कहा आइंस्टाइन ने। तो उसी का कॉन्सेप्ट है ये काल वृद्धि या टाइम डायलेशन। तो क्या कहा, एक निर्देश तंत्र लिया, इसे S निर्देश तंत्र ले लीजिए, x, y और z। S निर्देश तंत्र ले लिया। यहाँ पर एक क्या है, घड़ी रखी हुई है। क्या है ये, एक घड़ी है, क्लॉक है ये, ठीक है। ये v वेग के साथ में गति कर रही है और v वेग क्या है, प्रकाश के वेग के समतुल्य है। अभी यहाँ पर एक और निर्देश तंत्र लिया गया है जिसे आप S डैश कह दीजिए, x डैश, y डैश एंड z डैश। इसमें भी ये घड़ी क्या है, आपको v वेग के साथ ही गति करती है, लेकिन यहाँ पर ये जो निर्देश तंत्र है, ये निर्देश तंत्र खुद भी v वेग के साथ में x दिशा में ही गति करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ये घड़ी आपको स्थिर दिखाई देगी, यानी कि जहाँ पर स्थिर दिखाई देती है कोई भी वस्तु, उस निर्देश तंत्र को हम कहेंगे उपयुक्त निर्देश तंत्र। उपयुक्त निर्देश तंत्र, आप इस निर्देश तंत्र को कह देंगे। तो आइंस्टाइन ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि किसी भी घटना को संपन्न होने में यदि एक निर्देश तंत्र में, एक स्थिर निर्देश तंत्र में अगर कुल टाइम मान लीजिए 1 घंटा लगता है, तो गतिशील निर्देश तंत्र में उसी घटना को होने के लिए 1 घंटे से अधिक समय लगेगा। इसे ही कहा गया टाइम डायलेशन। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई 2 घटनाएं हैं, उन 2 घटनाओं के बीच समय लगता है, मान लीजिए इसकी बात करें तो इसमें क्या है, t1
और t2 समय लगता है, ठीक है। कोई एक घटना है वो t1 समय पर हो रही है और कोई दूसरी घटना है वो t2 समय पर हो रही है। अगर इन्हीं घटनाओं को इनमें ऑब्जर्व करें तो ये घटना t1 डैश पर होगी, एक घटना t2 डैश पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका अंतर होगा, ये अंतर क्या होगा, उपयुक्त समय होगा, उपयुक्त समय अंतराल होगा। क्यों? क्योंकि ये निर्देश तंत्र आपका क्या है, उपयुक्त निर्देश तंत्र है, इसीलिए यहाँ पे जो समयांतराल होगा, समयांतराल, इसे आप क्या कहेंगे, उपयुक्त समयांतराल कहेंगे। और उपयुक्त समयांतराल किसके बराबर होगा, t2 डैश माइनस t1 डैश, और ये टॉ नॉट आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उपयुक्त समय या प्रॉपर टाइम इंटरवल को। यहाँ पर जो काल में वृद्धि हो जाती है, यानी कि बढ़ा हुआ समय जो आपको मिलता है, उसे आप टॉ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा, t2 माइनस t1 के बराबर होगा। अब हमने जो लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण देखे थे, उनमें t2 डैश और t2 में रिलेशन देखा था, इसी तरह से t1 डैश और t1 में रिलेशन देखा था, उन्हीं को अब हम लिखते हैं यहाँ पर। तो t1 को अगर हम t2 डैश के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा t1 डैश प्लस vx1 डैश अपॉन c स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर t1 डैश होता और यहाँ पर t1 होता और यहाँ पर x1 होता तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर माइनस लगाते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दी थी कि यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि v की जगह हमने माइनस v रखा है, जबकि हम इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस निर्देश तंत्र के कोऑर्डिनेट ज्ञात करना चाहें तो हम इसे माइनस v वेग से गतिशील मान सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस v रख दिया है v की जगह, और हमें यहाँ पे प्लस साइन मिल गया है। इसी तरह से t2 को क्या लिखेंगे, t2 को आप लिखेंगे अल्फा t2 डैश प्लस vx1 डैश, vx ले लीजिए आप इसे, ठीक है, vx ले लीजिए आप इसे, और ये हो जाएगा अपॉन c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए t2 माइनस t1 कितना होगा, t2 माइनस t1 होगा आपका, इसे आप क्या लिख सकते हैं, टॉ के बराबर लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये आ जाएगा। देखिए इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे आप बाहर ले लेंगे, अल्फा कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, t2 डैश प्लस vx डैश अपॉन c स्क्वायर, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे देखा है हमने, माइनस t1 सॉरी माइनस t1 डैश, ठीक है, ये वाला टर्म माइनस vx डैश अपॉन c स्क्वायर, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और ये बच जाएगा टॉ इज इक्वल टू अल्फा t2 डैश माइनस t1 डैश। यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये देखिए यहाँ से टॉ नॉट के बराबर है, ये टॉ नॉट हो गया, और अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू थी। तो यहाँ से आपको ये बढ़ा हुआ समय है, गतिशील निर्देश तंत्र में ये बढ़ा हुआ समय है, ये आपका प्रॉपर टाइम इंटरवल है, और ये आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है पूरी, ठीक है। और जब किसी नंबर में आप एक से छोटी संख्या का भाग देते हैं तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पर टॉ इज ग्रेटर देन टॉ नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल गया, काल में वृद्धि हो गई है, समयांतर में वृद्धि हो गई। ये कॉन्सेप्ट हुआ टाइम डायलेशन का, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर दिया जाता है। इसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक और टॉपिक रह जाता है आपका मास एनर्जी रिलेशन एंड रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये और देख लेते हैं। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज की क्लास में हम खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस स्टार्ट करेंगे।
स्टूडेंट्स, अपेक्षिकता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होगा यदि उसका वेग प्रकाश के वेग के समतुल्य है। देखिए, सामान्य अपने दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि हम जो ऑब्जर्व करते हैं अभी दैनिक जीवन में वो सामान्य वेगों के लिए ऑब्जर्व करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी अगर हम नॉर्मल वस्तु की बात करें तो उसका वेग 5 किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है, 10 किलोमीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सब क्या है? सामान्य चाल है, सामान्य वेलोसिटी है। तो यहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जब हम बात करें कि वस्तु का द्रव्यमान इतना अधिक हो जाए कि वो प्रकाश के वेग के समतुल्य हो जाए, तो वहाँ पर मास में चेंज आता है। द्रव्यमान एक अचर राशि नहीं रह जाती है। और वो चेंज कितना आता है ये देखिए, यदि स्थिर द्रव्यमान m0 हो, कोई वस्तु जब विराम अवस्था में रखी हुई है तब उसका द्रव्यमान m0 है, तो जब उसका वेग प्रकाश के वेग के समतुल्य हो जाए तो उसके द्रव्यमान में इस तरह से परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन कैसा होता है? द्रव्यमान बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ होता है ये द्रव्यमान, जबकि कोई वस्तु v वेग के साथ गति कर रही है और v का मान लगभग प्रकाश की चाल के समतुल्य होता है, तब यहाँ पर द्रव्यमान में इस तरह का परिवर्तन आता है। इसके बाद आप देखिए, एक मास एनर्जी रिलेशन हमारे पास और है, मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या कहता है? ये कहता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। मान लीजिए ये m है और ये E है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसको E ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो c² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही मास एनर्जी रिलेशन है और इसी रिलेशन की वजह से आप सब लोग आइंस्टाइन को जानते हो। ठीक है, ये मास एनर्जी रिलेशन है। इसका एग्जाम्पल देखिए कि किस तरह से मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो द्रव्यमान से ऊर्जा प्राप्त करने के, द्रव्यमान से ऊर्जा किस तरह से मिलती है, इसके कई सारे उदाहरण आप दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक लकड़ी का गट्टा लिया है, उसको आप पहले इसका वेट मेजर कर लीजिए, फिर आप उसको जला दीजिए। जलाकर जो उससे राख आपको मिली है उस राख का भी फिर से वेट लीजिए, तो आपको मास में डिफरेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा? लकड़ी का वेट आपके पास ज़्यादा है जबकि राख का वेट आपके पास कम है। तो ये जो डिफरेंस आया है इसमें, वो कहाँ गया? वो मास कहाँ गया? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब आपने लकड़ी को जलाया तो उससे आपको हीट मिली और वो हीट क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी कि जो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये द्रव्यमान से ऊर्जा में परिवर्तन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब ऊर्जा से द्रव्यमान में परिवर्तन का एग्जाम्पल आपको दैनिक जीवन में नहीं मिलता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन। ऊर्जा से द्रव्यमान कन्वर्ट होने का एक एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन। एक न्यूक्लियस आप लेते हैं, जब इस न्यूक्लियस पर ई एनर्जी का फोटोन गिराते हैं, एक फोटोन आता है तो यहाँ से प्रोडक्शन होता है एक पॉजिट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का। यही पेयर प्रोडक्शन कहलाता है। तो देखिए यहाँ से आपने क्या सप्लाई किया? एनर्जी सप्लाई करी और यहाँ से आपको एक पॉजिट्रॉन मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है। नेचर ये कहती है कि हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से होती है कि इसका और इसका मास बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इनका जो चार्ज है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक तरह से इन दोनों की बिल्कुल सेम होगी। तो यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन का एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं कि ऊर्जा से द्रव्यमान में रूपांतरण हुआ है। इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। और कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ -31 किलोग्राम होता है।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।